चाणक्य के अखंड भारत का सपना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पूरा तो हुआ, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक के शासनकाल को हमने देखा भी। अशोक के शासनकाल के बाद उत्तराधिकारी जो आए वो बहुत अच्छे से शासन को संभाल न सके और परिणाम यही रहा कि अंत में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी जाती है उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा और हो जाती है शुंग वंश की स्थापना। कल की कहानी में हमने इतना ही देखा था। आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल को, यानी कि मौर्य के उत्तर काल को, यानी कि मौर्य शासन काल के बाद का जो काल था वो कैसा था। मौर्य काल के बाद का जो शासन काल था उसको हम लोग एक इतिहास के उस पन्ने में देखते हैं जो कि लगभग 500 वर्षों का वो पन्ने हैं, वो शासन काल है, एक तरीके से कह सकते हो। उस शासन काल में हम लोग बहुत सारे शासकों को देखेंगे, उसमें से भी जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध हैं उनको भी ज्यादा भाव देंगे। चलिए शुरू करते हैं मौर्योत्तरकालीन इतिहास को। सबसे पहले बात करें तो मौर्य काल हम अगर बात करें तो ये पूरा हमारा मौर्य काल था, मौर्य काल के अंतर्गत आता था ये पूरा, है ना। ये पूरा एकदम अखंड भारत, चाणक्य का सपना, ये पूरा आता था। फिर जब वो हट गया तो फिर ये अलग, इधर ये अलग, ये इधर अलग, पूरा एकदम माँ बहन हो गया एकदम। मतलब क्या ही बताऊं, लालच, बस एक लालच था जिसने जो है एकदम डुबा दिया। खैर थोड़ा ध्यान से देखें तो बेहतर रहेगा कि हम लोग कुछ इस तरीके से इन चीजों को पढ़ें कि भारत पहले ऐसा था, फिर ये टूटा और टूटने के कुछ कारण थे, उनमें से 2 कारण प्रमुख माने जाते हैं और इन 2 कारण में प्रमुख कारण क्या था? आक्रमण, है ना। आक्रमण एक प्रमुख कारण था और इन्हीं आक्रमणों को हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। आक्रमण तो देखेंगे, उसके बाद में सातवाहन वंश को भी देखेंगे, कुषाण वंश, शक वंश, ये हिंद यवनों का शासन देखेंगे, सातवाहन को देखेंगे ही देखेंगे, चेदी वंश को देखेंगे, शुंग वंश को भी देखेंगे। तो आक्रमण हुआ, एक तो हुआ देसी आक्रमण और एक विदेशी आक्रमण। यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं सीधे सीधे, काहे पकड़ा हूं। तो देसी और विदेशी आक्रमण इसके अंदर हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं विदेशी आक्रमणों को। इसको मैं क्रमबद्ध रूप से लिखूंगा और उसको हम लोग को याद करना है। और दूसरा है देशी आक्रमण। देशी आक्रमण मतलब क्या, वही घरे घर में लड़ाई कर ली है, मार फूर के जो है कर्मकांड हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं 4 विदेशी आक्रमणों की, तो पहला हमारा जो आक्रमण है क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए तो पहला आक्रमण है इंडो ग्रीक, यानी कि हिंद यवनों का आक्रमण। इनको इंडो ग्रीक भी कहते हैं। तो पहले ये आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे शक। ठीक है, शक क्या है? अरे था यहाँ पर, इधर ही पड़ता था मंगोलिया बगलिया में। उसके बाद एक ठो गंदा सा आता है जो कि बहुत ज्यादा उसका जिक्र नहीं मिलता है, और लास्ट में आता है कनिष्क। ठीक है, लास्ट में आता है कनिष्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में एक आता है जिसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु नाम याद रखना आपको जरूरी है। पर्थियन करके एक रहता था यहाँ पर, इधर साइड में पर्थियन। ठीक है, तो पर्थियन है एक। 4 देसी आक्रमणों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो आक्रमण हम लोग देखते हैं मौर्य का शासनकाल पे वो होता है शुंग का। सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा, जो कि ब्राह्मण होते हैं, मार डालते हैं जो है लास्ट मौर्य काल के राजा को, जिनका नाम था बृहदत्त। शुंग, शुंग आते हैं, ये कहा जाते हैं मगध पर आक्रमण, मगध पर राज करते हैं। चलो भाई, मगध पर राज किया इन्होंने। शुंग के बाद हम लोग क्या आते हैं? कण्व। कण्व ये भी मगध पर ही राज करते हैं, बट कर्ण के बारे में बहुत अधिक जानकारी हम लोग को प्राप्त नहीं है।
आगे बात करें तो हमारे पास आते हैं सातवाहन। सात वाहनों को मैंने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर मैं सात लिख देता हूँ, सात। ठीक है, सात ऐसे लिखूं या फिर, लो भाई, तो इस सात वाहन जो है भारत के दक्षिणतम भाग में थे और इन्होंने शासन किया। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे, सीसा उसा का जो है सिक्का उक्का ये लोग निकाल दिए थे। एक है लास्ट में चेदी। ठीक है, चेदी वंश। बस आ की मात्रा है, मत लगा देना तुम लोग बदतमीज हो। चलो भाई, आ, इनको भी देखेंगे। ये कहाँ है, हमारे साउथ साउथ पार्ट में, और ये क्या है, उड़ीसा का पार्ट। उड़ीसा का पार्ट जो है वो अभी, जैसे कलिंग है ना, वो हमारा कलिंग था ना यहाँ पे, वही पार्ट हमारा कह सकते हैं चेदी वंश चलाता है। आगे बात करें तो जैसा कि मैंने बोला है कि चार विदेशी आक्रमण, चार देशी आक्रमण। चार विदेशी आक्रमण को सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हिंद यवनों का आक्रमण, फिर शक, फिर पार्थियन, फिर कनिष्क। पार्थियन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत ही ज्यादा नहीं दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग कर्णों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है हम लोग को। मतलब जानकारी हम लोग को क्या, मतलब भगवान आगे थोड़ी क्या गए थे कि इस दिन वो आया था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। अरे यार, अभी लेख मिला है, उसी में जो है चीजें पता चलती हैं, है ना। तो पहले होता है हिंद यवनों का आक्रमण। हिंद यवन का मतलब कि सेलुकस निकेटर जो थे हमारे मध्य में, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, ये यही हमारा हिंद यवन है और मध्य एशिया में शासन करते थे। और इसके पहले शासक की बात करें तो अंग्रेजी नाम है मिनांडर करके नाम है। ठीक है, मिनांडर, मिनांडर, मीनांडर। छोटी बड़ी मात्रा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो भाई, सबसे पहले शासक ये थे। इनका बौद्ध भिक्षु नागसेन से दार्शनिक वार्तालाप होता है। किससे होता है, नागसेन से। ये बड़ा जरूरी चीज है भैया, नागसेन से। बौद्ध भिक्षु होते हैं, नागसेन होते हैं, वार्तालाप होता है। अब बड़ी प्रभावित हो जाते हैं कि वाह रे वाह, वाह बौद्ध वंश। अब प्रभावित होके बौद्ध वंश को ये अपना लेते हैं। प्राचीन भारत की अगर बात की जाए तो वहां पर कहीं भी आप लोग किसी प्रकार की जबरन धर्म परिवर्तन को नहीं देखोगे। ये सब जनरली हम लोगों को, ये जितने सब आए मुगल शासक, यही लोग जबरन करवाएं धर्म परिवर्तन, नहीं तो प्राचीन भारत बहुत ही साफ है हम लोग का। और अगर धर्म परिवर्तन हुआ भी है तो स्व इच्छा से हुआ है, किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया है ना। और मगर मुगल में हम लोग देखेंगे जबरदस्ती पकड़ के काटो साला सबका, है ना, तो बड़ा दिक्कत हुआ। खैर, प्रभावित होकर मिनांडर जो है वो जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो इनका उल्लेख पाली ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, इन्हें को मिलिंद भी कहते हैं, मिनांडर को मिलिंद भी कहते हैं। ठीक है, मिलिंद पन्हो। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के, हिंद यवन आए और तिथि युक्त सिक्के चलने लगे। तिथि युक्त सिक्के मतलब क्या, मतलब जिसपे लिखा हो कि इस सन में बना है ना। शासनकाल की बात करें तो 200 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। अच्छा, ये तो बताया नहीं कि अंधकार युग भी कहा जाता है इसको, ये तो आपको ध्यान रखना है भैया, है ना, क्योंकि बड़ा दिक्कत रहा। हालांकि स्वर्ण युग भी कहते हैं जब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो, क्योंकि काफी स्वर्ण वर्ण हम लोग को मिल रहा था। परंतु शुरुआत के समय जो है वो मौर्य वंश के बाद बड़ा दिक्कत वाला रहा, इसलिए इसको अंधकार युग भी कहा जाता है। अंत में क्या होता है भाई, वही मारपीट करके शक वंश आ जाता है, मतलब शक वंश आ जाता है। और क्या, शक वंश की बात करें तो शक वंश 5 शाखाओं में विभाजित होता है। पहली शाखा होती है पंजाब शाखा, फिर अफगानिस्तान शाखा, मथुरा शाखा, उज्जैन शाखा, नासिक शाखा। इन 3 के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। इन 2 के विषय में बहुत अधिक जानकारी है क्योंकि ये ज्यादा फेमस थे। दुट्टे फेमस थे, उज्जैन और नासिक। इनमें से उज्जैन और नासिक ने लोकप्रियता अधिक प्राप्त की।
ने लोकप्रियता प्राप्त किया। ठीक है, उज्जैन शाखा की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन शाखा के जो प्रतापी शासक थे उनका नाम था रुद्रदामन। और ये जो जिनका वंश था ये था कादर्मक वंश। कादर्मक वंश था और प्रतापी शासक थे रुद्रदामन। लगभग 4 से 5वीं बार रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मैंने इस बोर्ड पर लिखा है। पहली क्लास से लेकर अभी पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, नहरों वहरों का उल्लेख मिलता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हम लोगों को नहरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ये तो मतलब मैं कहता हूँ चार्ट लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या है, प्रथम में लिया लिखा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख क्या है, प्रथम। अच्छा, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसके विषय में एक अच्छी बात यह है कि ये पहला ऐसा अभिलेख मिला हम लोगों को जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था। ये पहला ऐसा मिला जो कि संस्कृत में लिखा गया अभिलेख था। संस्कृत में लिखा गया अभिलेख था और इससे हम लोगों को गुजरात में बांध और नहरों की सिंचाई के बारे में पता चलता है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हिंद यवन आए, तिथियुक्त सिक्कों का प्रचलन हुआ, 200 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक ये शासन काल इनका रहता है। और हमने क्या देखा भाई, इसके अंतर्गत हम लोग मीनांडर को देखते हैं, मिलिंद पन्हो ग्रंथ को देखते हैं, इतना बहुत है हम लोगों के लिए। फिर हम शक वंश पर आते हैं। शक वंश के अंतर्गत हम लोग 5 ठो शाखाएं इसकी देख लेते हैं। 5 शाखाएं देखते हैं। एक ठो पंजाब में, एक ठो पंजाब में देखते हैं, एक ठो इधर अफगानिस्तान में शाखा देखते हैं, एक ठो मथुरा में शाखा देखते हैं, एक उज्जैन में शाखा देखते हैं और एक नासिक में, इधर ही मान लो, ये उज्जैन नासिक मान लो इससे है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी 5 शाखाएं देखते हैं। उज्जैन की शाखा, नासिक की शाखा। उज्जैन की शाखा में कादर्मक वंश देखते हैं और उसके अंतर्गत एक प्रतापी शासक होते हैं, रुद्रदामन को देखते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हम लोग देखते हैं कि गुजरात में किस प्रकार से बांध और नहर वगैरह से सिंचाई होती थी। फिर आते हैं शहरात वंश के प्रतापी शासक। शहरात वंश, अच्छा, नासिक की अगर बात करें तो शहरात वंश है। ये लो भैया, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। लो, मैंने वहां पे लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शहरात वंश। शहरात वंश कहाँ का है, तो शहरात वंश के प्रतापी शासक तो अभी बाद में देखेंगे। शहरात वंश नासिक के अंतर्गत एक देखा जाए तो एक फेमस वंश है मान लो, है ना, जो कि हम लोग को अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो उज्जैन से कादर्मक, नासिक से छहरात। छहरात वंश के जो प्रतापी शासक थे उनका नाम है नहपाण। इन्हीं को मार देते हैं कुल लास्ट में। ये जो है नहीं, एक बदवा आएगा, वही को मार के गद्दी ले लेता है, कनिष्कवा। तो ये हम लोग ने देखा। अगर हम लोग बात करें शक वंश की तो ये देखो, ये पूरा ये शक, हमारा ये शक है, लाल लाल जो बना है ये पूरा शक ही है। ठीक है, इसको मैं लिख दूं, इसे शक, शक, हालांकि अंग्रेजी में वैसे नहीं लिखा जाएगा। चलो भाई, अब लास्ट में एकरा को मार के कनिष्क कुषाण आ जाते हैं। इस पूरी कहानी को हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं। देखो शुरुआत से कैसे कहानी चली। शुरुआत में कहानी कुछ कैसी थी, शुरुआत में कहानी कुछ ऐसी थी। मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ। चलो भाई, तो शुरुआत में कहानी ऐसी थी कि सबसे पहले भारत के एकदम ऊपर मंगोलिया क्षेत्र में थे, यहाँ पर इधर ही थे हमारी एक जनजाति थी, मंगोलिया की 2 अक्षर की जनजाति जिसका नाम था यूची, यूची जनजाति। ठीक है, यूची जनजाति, ये थोड़ा सा खतरनाक नाम है। यू
यूची जनजाति, यहाँ पर यूची जनजाति थी। ठीक है, ये चाइना को मारती रहती थी, मार धाड़ करती रहती थी इसके साथ। तो चाइना यहाँ पे खुद दीवार बना लिया है, जिसको कहते हैं चाइना की महान दीवार, है ना। तो आना जाना इसका बंद हो गया। तो ये बगलिया में गई शक वंश के पास। बगलिया में कौन था? शक वंश। तो शक वंश के ऊपर जो है कब्जा कर लिया, है ना। कब्जा किया और एकरा को भगा दिया, शक वंश वालों को। और शक वंश कूद के भागे सब बगलिया में। कहाँ गए? शक वंश वाले बगल में भागे। बगल में मतलब ये भागे इधर मध्य एशियाई भाग में। अब मध्य एशियाई भाग में थे हिंद यवन। हिंद यवन कहाँ थे? यहाँ पर थे। तो ये जो है उड़ आड़ के आए यहाँ पर और एकरा को भगा दिए सब, हिंद यवनों को, शक वंश। अब हिंद यवनों को भगाया तो हिंद यवन जो है, आपको याद होगा सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था आक्रमण करने के लिए। आक्रमण करके हार गया। अपनी बीवी जो, अरे अपनी बेटी का जो है विवाह चंद्रगुप्त मौर्य है करा दिया। हेलन नाम था ना उनकी बीवी का। और जो है हाथी वाथी सब दिया जाता है, तो मेगास्थनीज भेजता है वो। ये सब कहानी हमने देखा था पहले। तो शक वंश एकरा को आक्रमण किया, हिंदवन भागा के आया भारत। भाग के भारत नहीं आया, भारत पे आक्रमण कर लिया। अब क्या हुआ? ये आ गया भारत। तो सबसे पहले भारत कौन आया? हिंद यवन आया। अब हिंद यवन भारत जब आ गया तो भारत देखो ऐसा देश है जहां पर कि हम लोग चारों ऋतुओं को देखते हैं, मसाले भरपूर हैं, व्यापार भरपूर है, सोना ही सोना है। अब मौर्य वंश के शासनकाल में लोग जो है बढ़िया पूरा बना के गए ही थे। तो अब क्या होता है कि जर्नी होने लगता है शक वंश वालों को कि हम इनको हराएं, अय्या के यहाँ पे मौज कर रहे हैं सब। तो अब शक वंश भी घुस जाता है भारत में। ठीक है, उसी के लिए हम लोग देखते हैं कि हिंद वन के बाद शक वंश आता है। फिर इसकी जर्नी को देख के एक ठो जगह रहता है पार्थियन। इधर पार्थियन ईरान इलाके में ये पार्थियन रहता है। तब फिर पार्थियन कूद जाता है भारत में तीसरे नंबर पे। और फिर इन सबको जलता हुआ देख के, इन सबको खुशहाल देख के ये एक ऊंची आ जाता है कनिष्क चौथा नंबर पे। अब कनिष्क आता है तो बड़ा जो है बढ़िया मतलब शासन रहता है इसका। इस कहानी को अगर हम लोग आगे देखें तो कनिष्क वाले लोग युद्ध प्रिय लोग थे। ये भारत में एक वृहद साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इनके साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक था। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि इसको तो हटाऊंगा नहीं मैं यहीं पे बता देता हूँ। पूरा ये पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान कुल मध्य एशिया ऊपरों हम लोग का राज था, है ना। तो ऐसा हो जाता है। फिर शक वंश को पराजित करके आते हैं, मतलब फिर नहीं, ये जो हमने बताया था नहपाण जी हैं, तो नहपाण जी शक वंश के अंदर आते हैं। तो शक वंश हैं और ये क्षारात वंश के नहपाण को मार पीट के शक संवत आरंभ किया। देखो कहानी कैसी है। कुषाण आए, शक को मारा और जिस दिन मारा ये कहा कि इसी दिन से शक संवत स्टार्ट हो जाएगा भारत में, है ना। अभी हम लोग जो शक संवत देखते हैं ये यही शक संवत है। शक संवत लगभग 78 साल बाद आया है। ये हमारे ईसा पूर्व के सॉरी ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद ये कनिष्क वाले सब आते हैं और शक संवत बनाते हैं शकन को मार के। शकन मतलब कि इन नहपाण वहपाण को कुल मारते हैं सब। ठीक है, तो कुषाण ने शक संवत आरंभ किया और वर्तमान के राष्ट्रीय पंचांग है हमारा। हम लोग शक संवत है ना, विक्रमी संवत भी हम लोग देखते हैं। तो शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है। संस्थापक की बात करें इस कुषाण वंश की तो कनिष्क मैंने बताया। उसके बाद बात करें तो दो राजधानियां थी, एक तो मथुरा थी, यहाँ पे देख रहे हो ना, इधर आके मथुरा यहाँ पर है, एकदम कोने पे एक ठो रखा है और एक ठो थोड़ा इधर बीचे में रखा है। दो ठो राजधानी थी, एक ठो इधर मथुरा थी और दूसरी वाली थी इधर ही पेशावर। ठीक है, तो मथुरा और पेशावर दो ठो राजधानी थी। कनिष्क विद्वानों के संरक्षक थे। ये लोग विद्वान वगैरह को काफी मानते वगैरह थे, है ना। ऐसा नहीं है कि धनानंद की तरह चाणक्य गए हैं अपना प्रस्ताव लेके तो उसको भगा दे लात मार के, ऐसा नहीं था। विद्वानों के संरक्षक थे।
किन किन विद्वानों को संरक्षण करते हैं? तो ये अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और वसुमित्र जैसे महान विद्वानों का संरक्षण करते हैं। मैंने तो इनका नाम बड़ा सुना है, नागार्जुन का, वसुमित्र और अश्वघोष का नाम सुना है, चरक का नाम बहुत मैंने नहीं सुना है, शायद आपने सुना हो। खैर, आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं कि शासनकाल इसका 27 से 150 ईस्वी तक चला और फिर कहानी लग रहा है खत्म हो जाती है। जो भी हुआ होगा, जिसको हम लोग और डीप में देखेंगे अगली वीडियोस में। खैर, अब हम लोगों ने क्या देख लिया? 4 विदेशी आक्रमणों को देख लिया। अब हम लोग आने वाले हैं 4 देशी आक्रमणों पे। अगर 4 देशी आक्रमणों की बात करें तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं शुंग वंश आक्रमण। आक्रमण क्या है? ये मतलब मार दिया था बृहदत्त को। तो आक्रमण करके आते हैं पुष्यमित्र शुंग जी। पुष्यमित्र शुंग तो पता है, सारा पता है। ये 2 बार हिंद यवनों को पराजित करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और पुष्यमित्र शुंग जो है वो 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कौन करवाता है? तो ये करवाते हैं हमारे पतंजलि, महर्षि पतंजलि, है ना, पतंजलि। पतंजलि जी जो है इनका आयोजन कराते हैं। ऐसी शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ होता है। इसका उल्लेख धनदेव के अयोध्या प्रस्तर में मिलता है। चलो भाई, कनिष्क आया, किसको मार के? शकवंश को मार के। शकवंश जिस दिन मारा उस दिन से वो कर दिया कि इसी साल हम लोग का जो है ये शक संवत शुरू हो जाएगा और 78 वर्ष का अंतर होता है शक संवत और इसमें। उसके बाद बात करें तो शक संवत को मार के ये आया। फिर उसके बाद कनिष्क आया। कनिष्क, इसकी 2 राजधानी थी, पेशावर, मथुरा। 127 से 200 तक, सॉरी 150 तक राज किया ईस्वी तक। और फिर उसके बाद हम लोग विदेशी आक्रमणों को भूल जाएंगे, मतलब दिमाग से नहीं निकालेंगे। इसके बाद क्या हुआ वो कहानी हम लोग नहीं देख रहे हैं। विद्वानों का संरक्षक भी था, नागार्जुन, चरक, अश्वघोष, वसुमित्र जैसे विद्वानों का संरक्षण किया था। आगे बात करें तो शुंग वंश में हम लोग देखते हैं पतंजलि को, जो कि अश्वमेध का आयोजन कराते हैं। पुष्यमित्र शुंग तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। 2 बार हिंद यवनों को पराजित किया, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो शुरुआत में ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे। शुरुआत में ये जो है वो बौद्ध धर्म के विरोधी थे। और इसके अंतर्गत हम लोग को एक चीज देखने को मिलता है कि ये जो है, हाँ, तो मौर्य काल में सांची स्तूप को ये नष्ट कर देते हैं। तो शुरुआत में बौद्ध धर्म के विरोधी थे और ये मौर्यकालीन सांची स्तूप को नष्ट कर देते हैं, मार फोड़ देते हैं, जो है तोड़ो साला, स्तूप को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, मनु के द्वारा, महर्षि मनु जो है मनु स्मृति बनाते हैं। ठीक है, मनुस्मृति की रचना करते हैं। बड़ा खतरनाक ग्रंथ है मनुस्मृति, क्या ही बताऊं, मतलब मैं यूट्यूब पे जरूर देखना मनुस्मृति के बारे में, क्या है मनुस्मृति। कुछ लोग इसको धार्मिक ग्रंथ, संविधान वगैरह बोलते हैं, खैर अलग बात है। सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश पूरे हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसा एक वंश रहा है जो कि मात्र सत्तात्मक रहा है ना, पिता सत्तात्मक नहीं, मात्र सत्तात्मक। इससे हम लोग कह सकते हैं कि इस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी रही होगी। खैर, आगे अगर बढ़े तो हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम शीशे के सिक्कों का प्रचलन इसी में देखने को होता है कि सातवाहन के अंतर्गत शीशे के सिक्के का प्रचलन होता है। इसके प्रथम, सॉरी 47 की बात करें तो गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है वो इसके प्रथम शासक होते हैं। अरे यार, प्रथम नहीं, शक्तिशाली शासक होते हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी, शायद आपने पढ़ा ही होगा अपने 11th-12th में। उपाधि सर्वशक्तांतरक, एक ब्रह्मणस की उपाधि और परशुराम द्वितीय की उपाधि भी इनको मिलती है। आगे बात करें तो नासिक शाखा के नहपाण को पराजित करते हैं और उनको मार डालते हैं सातवाहन। चलो भाई, जोगल थम्बी
में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, शकों के सिक्कों को पुनर्मुद्रित करने का साक्ष्य मिलता है। सातवाहन आए तो शक के सिक्के जो थे, शक के समय के सिक्के, उनको वो अपने सातवाहन में बदलते हैं और पुनर्मुद्रित करते हैं, इसका साक्ष्य वहां पर मिलता है। अरिकामेडु में प्रथम बंदरगाह है दक्षिण भारत का। अरिकामेडु हमारा प्रथम बंदरगाह है दक्षिण भारत का। इसके बाद आता है चेदी वंश। चेदी वंश को देखा जाए तो उड़ीसा का कलिंग क्षेत्र, मैंने बताया था पहले ही, कुछ कहानी है, पढ़ देता हूँ, देखा जाए क्या है। सबसे प्रतापी शासक बात करें चेदी वंश का तो कौन था? चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था खारवेल। खारवेल था। खारवेल, चेदी वंश, खारवेल। शुंग वंश का प्रतापी शासक, जो कि नाम हमको याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन का गौतमी पुत्र शतकर्णी। चेदी का खारवेल। हिंद यवन की बात करें तो हिंद यवन में मिनांडर। शक में बात करें तो शक में दो ठो को याद रखना है, एक ठो उज्जैन शाखा वाले, एक ठो शहराज शाखा वाले। तो उज्जैन शाखा वाले का रुद्रदामन और शहराज वंश या फिर नासिक शाखा वाले का नहपाण। तो शक में दो ठो को याद रखना है, रुद्रदामन को और नहपाण को। पार्थियन तो हमको पढ़ना ही नहीं है। और कनिष्क, अरे कनिष्क ही मैंने लिख दिया, कुषाण लिखना चाहिए ना यहाँ पे। खैर चलो, कनिष्क का कनिष्क, कुषाण तो कनिष्क। क ये तो याद ही रहेगा। आदि गुफा अभिलेख से खारवेल उपलब्धियों का पता चलता है। अच्छा, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख से खारवेलों का अब उपलब्धियों को पता चलता है। इसके बारे में बात करें तो हमने पुरानी वीडियो में देखा है कि नंद वंश की स्थापना होती है, महापद्मानंद आते हैं और कलिंग से जैन प्रतिमूर्ति को अपने मगध में स्थापित करते हैं। तो हम देखते हैं कि महापद्मानंद ने जैन प्रतिमा को कलिंग से मगध स्थापित किया था। खारवेल भैया जो होते हैं, खारवेल आते हैं मगध से उठा के फिर कलिंग लेके भाग जाते हैं। तो खारवेल ने जो जैन प्रतिमा थी उसको कलिंग में स्थापित कराया। ठीक है। मौर्योत्तर काल में हिंद और रोमन व्यापार भी एकदम स्वर्णिम दौर में था। ये कहा जाता है कि भारत में, मतलब पूरे विश्व का जो सोना है वो अंत में भारत में दफन होता है। मतलब कि लोग यहाँ व्यापार करने आते हैं, स्वर्ण देकर चले जाते हैं और अंत में स्वर्ण भारत में आ जाता है। मतलब सोने का चिड़िया कहा जाता है इसको। महान रोमन साम्राज्य के भारत का मसालों का व्यापार यहीं से होता था। और रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उदम लत लग गया था दारू की तरह उन लोगों को मसालों का। तो यहीं से कुल मसाला लेके जाते थे। अब मसाला लगाते लगाते एक दिन मसाला हम लोग को लगा के चले गए वो लोग, है ना। प्लिनी करके एक ठो है कोई, प्लिनी के, ये इतिहासकार है प्लिनी, इनके नेचुरल हिस्टोरिका नाम के जो ग्रंथ है, इसके अनुसार भारत को मसाला व्यापार के बदले स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। और ये भी कहते हैं कि विश्व का जो सोना है वो भारत में दफन होता है। भारतीय काली मिर्च को यूनानी यवन प्रिय कहते थे। और कनिष्क के शासनकाल में हम लोग देखते हैं कि चीनी रेशम मार्ग पर काफी अच्छा खासा नियंत्रण रहता है कनिष्क का। ये आज की पूरी कहानी रही। अब कल हम लोग देखेंगे गुप्त काल को। मौर्योत्तर काल कैसा लगा कमेंट मत करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।